मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर। आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं और ये मान के चलिएगा कि आज आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। आज करंट अफेयर के अंदर आपको सरप्राइज मिलेगा। 30 मई के करंट अफेयर तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन आज हम लोग इस वीक के टॉप 50 जो करंट अफेयर है उनको भी कवर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जो पहले मैंने करंट अफेयर कवर करवाए हैं उन सबको भूल चुके होंगे। इसलिए संडे के दिन अब मैं आप लोगों को टॉप 50 जो करंट अफेयर है पूरे वीक के वो अब कवर करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज देख लेते हैं कि इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज क्या है। इजराइल व अरब देशों के बीच सामंजस्य बैठाने में जुटा भारत। भारत जो है वो अब इजराइल और अरब देशों के बीच में सामंजस्य मतलब तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है। देखिए समझिए इस चीज को कि भारत जो है वो टू स्टेट पॉलिसी पे काम करता है। वो इजराइल को भी देखना चाहता है और फिलिस्तीन को भी देखना चाहता है, लेकिन इजराइल जो है उसके संबंध अरब देशों के साथ अच्छे नहीं है। लेकिन भारत जो है वो ऑयल इंपोर्ट के लिए डिपेंड करता है अरब देशों के ऊपर, इसलिए भारत अरब देशों से भी नहीं बिगाड़ना चाहता। इसीलिए वो चाहता है कि इजराइल और अरब देशों के बीच में जो बैलेंस है वो बना रहे। इसके साथ में ही यूएनएचआरसी यहां पर रिसेंटली एक मीटिंग आयोजित की गई। उस मीटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो अभी युद्ध हुआ था 11 दिन का, उस युद्ध में जो भी मानवाधिकारों का हनन हुआ है उस पर इसमें वोटिंग करनी थी, लेकिन भारत ने जो है वो हिस्सा नहीं लिया और हिस्सा ना लेना इजराइल के पक्ष में जाता है। ठीक है, तो भारत जो है वो अब इस चीज में जुड़ा है कि इजराइल व अरब देशों के बीच में कैसे भी करके वो बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाए। श्रीलंका में साइन बोर्डों पर तमिल की जगह चीनी भाषा ने ली और इस पर जो है वो विवाद शुरू हो गया है। चीनी भाषा मतलब हम लोग बात करें मदारिन जो भाषा है ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है और चीनी भाषा के जो साइन बोर्ड हैं वो श्रीलंका के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इस पर कई विवाद शुरू हो गए हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए तमिल लैंग्वेज के मिलते, सिहली लैंग्वेज के मिलते तब तो चलता, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज मदारिन जो है उसके साइन बोर्ड वहां पे देखने को मिल रहे हैं। महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए तत्काल पहचान कर मदद करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये डायरेक्शन जो है वो दिए हैं स्टेट्स को, और इसके लिए एक पोर्टल पहले से ही निर्मित है, वो है बाल स्वराज पोर्टल। आज भी हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो पोर्टल है ये इसके लिए बनाया गया है ताकि जो भी कोविड-19 के अंदर बच्चे अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं वो इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद में सरकार जो है वो इस पर तत्काल एक्शन लेगी कि कैसे उन बच्चों को आश्रय दिया जाए और उनको आर्थिक मदद जो है वो कैसी पहुंचाई जाए। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की वापसी तक पीछे नहीं हटेगा भारत। भारत ने ये कहा है कि जो एलएसी पर तनाव है, जब तक चाइनीज मिलिट्री वहां से हट नहीं जाती तब तक भारतीय सेना जो है वो भी पीछे नहीं हटेगी। देखिए 1962 की बात अलग थी जब भारत के ऊपर चाइना ने आक्रमण किया था और डोकलाम जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं कैप्चर किया था, लेकिन अब जो है स्थिति बदल चुकी है। अब आमने सामने की बात की जाती है, तो तब जब तक चाइनीज मिलिट्री जो है वो पीछे नहीं हट जाती तब तक भारत जो है वो भी पीछे नहीं हटेगा। हटे भी क्यों, किस काम में हम लोग पीछे हैं? डोमिनिका कोर्ट ने चोक्सी को बाहर भेजने पर लगाई रोक। रिसेंटली हुआ क्या था? देखिए 2018 के अंदर 4 जनवरी 2018 को मेहुल चोकसी ने लगभग 14,000 करोड़ का पीएनबी से फ्रॉड करके ये भाग गया था। कहां पर? एंटीगुआ के अंदर, और वहां की नागरिकता इसने हासिल कर ली थी। लेकिन अभी 4-5 रोज पहले ही शाम के वक्त ये डिनर करने के लिए बाहर निकला, लेकिन ये अपनी गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग गया। इसने एक बोट जो थी वो हायर की और उस बोट की मदद से ये डोमिनिका पहुंच गया और वहां पर जाकर इसने ऐसा कारनामा किया कि पुलिस वाले जो थे वो इसको पहचान गए, इससे पूछताछ करने लगे और इसने सारी बातें जो थी उगल दी। ये कर क्या रहा था? जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको समंदर के किनारे ये फाड़ फाड़ के फेंक रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मेंटल जो
कहीं ना कहीं इम्बैलेंस जो है ना, कि मेंटली जो है ये कहीं डिस्टर्ब है, इसलिए कागज फाड़ फाड़ के, हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन पुलिस वालों ने जब इससे पहचान पूछताछ की तो इसकी फिर पहचान कर ली गई। अब डोमिनिका कोर्ट ने ये कहा है कि चोकसी को जो है जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इसे डोमिनिका से बाहर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन भारत जो है, भारत की तरफ से प्रेशर ज्यादा है, हो सकता है कि 48 घंटों के अंदर अंदर ये अब भारत पहुंच जाए। भारत में कोरोना संकट के कारण कोवैक्स अभियान हुआ प्रभावित। कोवैक्स अभियान, जितने भी विश्व में गरीब राष्ट्र हैं उनको वैक्सीन सप्लाई की जाए, और इस अभियान के तहत सबसे पहला जो देश बना था वो था घाना, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन सप्लाई की गई थी। लेकिन भारत के अंदर वैक्सीन की कमी चल रही है और इसके कारण अब कोवैक्स के तहत वैक्सीन की सप्लाई भारत नहीं कर पा रहा है। 100% अंक के बाद भी नहीं मिली नौकरी तो पहुंचा हाई कोर्ट। बड़ी ही ताज्जुब की बात है, 146 पोस्ट के लिए ये जॉब निकाली गई थी हरियाणा के अंदर, और फर्स्ट लिस्ट में इस महिला का नाम था, दूसरी लिस्ट के अंदर, मतलब मोहना इस महिला का नाम है, इस विद्यार्थी का नाम था, तो पहली लिस्ट में इसका नाम आया, सेकंड लिस्ट में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद में जब फाइनल लिस्ट जारी हुई तब इसका नाम उस जॉब लिस्ट के अंदर नहीं था, सेलेक्ट नहीं किया गया। फिर ये हाईकोर्ट जो है वो पहुंच गई, 100% अंक पाने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई। बड़ी ताज्जुब की बात है। 5G परीक्षण के लिए टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित। देखिए 5G मतलब 5G 4G की जब हम लोग बात करने लग जाते हैं तब केवल स्पीड को इंक्रीज करने की बात की जाती है। देखिए 1995 के आसपास जब 1G 2G जब चलता था तो उस समय डिजिटल डेटा ट्रांसफर किया जाता था, एनालॉग डेटा ट्रांसफर किया जाता था। फिर जब 2G के अंदर डेटास को ट्रांसफर करने की बात आई तो इंटरनेट की बात हम लोग करने लगे। फिर 3G के अंदर MMS जो है उसके बाद में वीडियो कॉलिंग करने लगे। 4G में फिर स्पीड इंक्रीज होती है और 5G में और भी ज़्यादा जो है वो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो 5G परीक्षण के लिए जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको इनवाइट किया गया था और उनको स्पेक्ट्रम जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन पर GST खत्म होने पर राज्यों को ज्यादा फायदा। तरुण बजाज मतलब रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, इन्होंने ये कहा है कि यदि GST को खत्म कर देंगे तो राज्यों को फायदा होगा। कैसे होगा वो सुनिए। GST को कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उस पर जो GST मतलब वैक्सीन पर जो GST है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लगाते हैं। लेकिन जिस GST को कलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका कुछ पार्ट जो है वो वापस से दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ने कलेक्ट किया वो अलग है और सेंटर के द्वारा जो कलेक्ट किया गया है उसका पार्ट भी मिलता है किसको? स्टेट्स को मिलता है। तो यदि देख लीजिए कि GST खत्म होने पर तो सेंटर जो है उसको तो कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन राज्य जो है उसको वैसा का वैसा फायदा मिलता रहेगा। कानून परिभाषित करते वक्त दहेज की बुराई खत्म करने की मंशा ध्यान रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ये जो जजमेंट है वो सामने आया है और इस पर 3 न्यायाधीशों की पीठ जो है वो बैठी थी। अध्यक्षता की गई थी NV रमन्ना के द्वारा और ये कहा गया कि जो IPC की धारा है 304B, इसमें जो भी दहेज को लेकर कानून निर्मित किए गए हैं भारत के अंदर, उस पर सुनवाई करते वक्त जो भी लोअर कोर्ट हैं वो ध्यान रखे कि जब भी किसी व्यक्ति को इसका अपराधी घोषित किया जाए, अपराधी ठहराया जाए, तो सारी इसके पीछे जो मंशा है इसको ध्यान में रखा जाए। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को सजा होती है तो 7 साल की सजा इसमें दी जाती है। सोच के देखिए कि यदि कोई वुमेन मैरिड है और मैरिड होने के बाद उसकी वो जो है वो सुसाइड कर लेती है, उसकी हत्या हो जाती है, तो फिर उसके हस्बैंड पर, उसके ससुराल पक्ष पर जो वाद है वो दायर किया जाता है और 7 साल की सजा इसमें मिलती है। तो जब ये सजा दी जाती है तो पहले ये चेक किया जाए कि वो सही कैंडिडेट, मतलब उसने आत्महत्या की है या फिर दबाव में आकर कहीं ना कहीं उसने सुसाइड किया है। तो ये जो है इसके पीछे की मंशा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्टडी ग्लोस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आज का करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर।
किस देश के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में मिलिट्री बेस बनाया गया? तो आप लोग याद रखना, रशिया ने अभी ये मिलिट्री बेस बनाया है। मैं थोड़ी अपनी स्पीड जो है इसको ज्यादा रखूंगा, काफी मुझे करंट अफेयर आज कवर करना है। आर्कटिक क्षेत्र के अंदर रूस के द्वारा मिलिट्री बेस जो है वो बनाया गया है और इसका नाम भी रखा गया है, नाम है इसका जैन नेगोर सेकी। ये जो है ये इसका नाम है, नॉर्थ पोल पर ये बनाया गया है। इस पर जो एयर स्ट्रिप है ये भी एक निर्मित की गई है, एयर स्ट्रिप। इसके साथ में ही वहां पर एक सबमरीन जो है वो भी तैनात कर दी गई है। सोच के देखिए, इतने ठंडे इलाके के अंदर रशिया के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में मिलिट्री बेस बना दिया गया है। तो आप लोग साइट पर जाकर जरूर देखना कि ये मिलिट्री बेस जो है वो कैसा दिखता है। बहुत ही बेहतरीन ये इनिशिएटिव लिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत कौन सा पोर्टल निर्मित किया गया है जो कोविड-19 में अनाथ हो चुके बच्चों का डेटा रखेगा? तो ये कौन सा है? बाल स्वराज पोर्टल जो है ये निर्मित किया गया है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है कमीशन, इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। इसमें क्या होगा कि राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 के तहत, मान लीजिए कि पेरेंट्स में से दोनों में से कोई एक भी यदि उनकी डेथ हो चुकी है तो उसका डेटा जो है वो बाल स्वराज पोर्टल पर डाला जाएगा, जिसके तहत जो भी हर संभव प्रयास होगी वो इस बच्चे की जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर जितने बच्चे जो हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है तो वो इस पर क्या करेंगे, इस पर रजिस्टर करेंगे। लेकिन इस पर रजिस्टर करने के लिए एक लिंक जो है वो ये है, कोविड केयर लिंक पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर पोर्टल में इसकी जानकारी जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। किस अमेरिकी भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल? तो वो कौन है? अरुण वेंकट रमन जो हैं ये हैं इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं, इनको बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण पद जो है ये इनको दिया गया है। याद रखना ये जो हैं जो बाइडन ये 46 नंबर के क्या हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बहुत से भारतीय जो हैं वहां पे तैनात हैं। कभी क्वेश्चन आएगा तो पूरे को हम लोग कवर करेंगे। सबसे कम समय में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला कौन बनी है? तो आप लोग याद रखना सैंग येनी हुआंग जो हैं ये इसके अंदर बनी है। इन्होंने कुल 25 घंटे और 50 मिनट के अंदर 25 घंटे और 50 मिनट के अंदर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो कंप्लीट की थी। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हांगकांग की रहने वाली हैं। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली? हांगकांग की रहने वाली है। इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो 39 घंटे का रिकॉर्ड है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8648 मीटर, ये इसकी हाइट है। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर ही चाइना ने ये अनाउंस किया था कि वो इस पर एक डिवाइडिंग लाइन जो है वो बनाएगा। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूएन की संस्था माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल के एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया है? तो वो है रणदीप हुडा। क्यों हटाया गया? क्योंकि इन्होंने मायावती के ऊपर एक कमेंट जो था वो किया था एक वीडियो के अंदर, जो कि इनके रंग रूप को लेकर था। इसलिए रणदीप हुडा को उस पद से हटा दिया गया है। इनको अपॉइंट किया गया था फरवरी 2020 के अंदर और 3 साल के लिए अपॉइंट हुए थे, 3 साल के लिए अपॉइंट हुए थे। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है ये तो 2012 का वीडियो था, मतलब 9 साल पुराना ये वीडियो था। कुल जो है वो 43 सेकंड का ये वीडियो है। लेकिन अभी मीडिया हाउसेस के द्वारा ये ज़्यादा पब्लिश किया जाने लगा और फिर ये यूएन की नज़र में आ गया, तो इनको क्या है अपने पद से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? देखिए COP23 की जो मीटिंग हुई थी वो फरवरी 2020 में उसको होस्ट करने वाला इंडिया ही था। इसीलिए रणदीप हुडा को एज ए एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब वहां से इनको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चक्रवात से प्रभावित राज्यों में कितनी वित्तीय राशि आवंटित की गई है? तो वो है 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। पश्चिम बंगाल है, इसके अंदर उड़ीसा है, तो इन राज्यों को क्या की गई है? 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ये जो चक्रवात आया था ये कौन सा था? ये था यास चक्रवात। ठीक है, इससे पहले कौन सा आया था? वो था तौकते साइक्लोन। और इसके बाद कौन सा आने वाला है? तो वो है गुलाबी साइक्लोन, और इसका नाम जो है वो पाकिस्तान के द्वारा रखा जाएगा। यास का नाम किसने रखा है? तो यास का नाम किसने रखा है? ओमान ने यास का नाम रखा। तौकते जो नाम रखा गया था वो किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा ये नाम रखा गया था।
हाल ही में घोषित की गई प्रधानमंत्री युवा योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप लोग याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना। पूरा सुनना इसके बारे में कि हो सकता है कि आपके भी ये काम में आ जाए। तो ये जो लॉन्च की गई है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी यंग राइटर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है इसके अंदर शामिल होने के लिए, लेकिन इसमें एज जो है वो रेस्ट्रिक्शन है, 30 साल से कम जो है उनकी आयु होनी चाहिए। फिर वो अच्छे राइटर होने चाहिए जो कि कल्चर के बारे में लिख सकें, या फिर भारत के अंदर जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में वो अच्छा राइट कर सकें। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो एनबीटी मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इसको जिम्मेदारी दी गई है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि 1 जून से लेकर और 31 जुलाई 2021 तक अपने आवेदन जो है वो इसमें भेजेंगे। मतलब जो भी उनका एडिटोरियल पार्ट है वो सेंड करेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री को। फिर जो है इनमें से 75 राइटर्स को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। इसमें से इलेक्ट करने के बाद फिर इनकी लिस्ट जो है वो 15 अगस्त 2021 को अनाउंस की जाएगी स्वतंत्रता दिवस के दिन। और फिर इनको 12 जनवरी 2022 को क्या किया जाएगा, इनको सम्मानित किया जाएगा। और सम्मानित करने के अंदर हर माह यानी कि 6 माह तक हर महीने जो है इनको 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो लगभग 3 लाख रुपए जो है इनको दिए जाएंगे हर महीने, 50 हजार रुपए जो है वो इनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, कब ये अभी लॉन्च की गई है? परसों के दिन ही। लेकिन इसको जो अनाउंस किया था इसको अनाउंस बहुत पहले ही कर दिया गया था। मतलब 31 जनवरी 2021 को जब मन की बात की गई थी, मन की बात प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, उसमें इस योजना की बात की गई थी। चलिए, हाल ही में किस हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए बेड आरक्षित होना चाहिए? देखिए, अभी तक तो हमने कर लिए थे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। अब हम लोग रिवाइज करना शुरू करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस को। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए बेड आरक्षित होना चाहिए, यह दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए बेड आरक्षित करो क्योंकि ये महत्वपूर्ण पद पर हैं और कोविड-19 की स्थिति के अंदर ये अपने पद पर बेहतर काम कर सके। लेकिन ये जो है ये आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी नागरिकों को समान अधिकार है और इसके तहत आर्टिकल 21 के तहत भी ये क्या है, इसका उल्लंघन है, जिसमें दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। चलिए, डीआरडीओ के द्वारा कौन सा एंटीबॉडी टेस्ट किट निर्मित किया गया है? तो वो आपको याद रखना है, डिप्को वैन जो है वो निर्मित किया गया है एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए। आपकी ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी है वो पाई कहां पे जाती है? प्लाज्मा के अंदर वो पाई जाती है। और प्लाज्मा में से यदि मान लीजिए फाइब्रिनोजर प्रोटीन को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो सीरम बचता है। तो एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, इसलिए प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूजन किया जाता था। लेकिन अब जो है वो इस पर बैन लगा दिया है प्लाज्मा पर। तो आप लोग याद रखना, डिप्को वैन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले मेडिकल आयोग के अध्यक्ष का निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो आप लोग याद रखना, इनका जो नाम है वो है अरुण कुमार मेहंदीरत्ता। ठीक है, तो इनका अभी निधन हो चुका है। और अब जो है ये देखना होगा कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आर्टिफिशियल हार्ट और आर्टिफिशियल लंग जो है इसके रूप में कौन सी टेक्निक निर्मित की गई है? तो वो है ECMO। इसमें क्या होता है कि एक प्लास्टिक की पाइप जो है, प्लास्टिक की ट्यूब वो इंसर्ट की जाती है और वहां से उससे ब्लड जो है वो एक मशीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। वहां से उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है उस ब्लड के अंदर डाल दी जाती है और उससे CO2 जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। मतलब जो कोविड-19 के अंदर CO2 बढ़ जाता है, मतलब हम लोग कहें कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो इस मशीन के थ्रू ऑक्सीजन लेवल जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा और फिर से वापस उसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये ECMO टेक्निक है। हाल ही में डार्विन आर्च टूटकर गिर गया जो प्राकृतिक रूप से निर्मित था, यह किस द्वीप पर स्थित है? तो आप लोग याद रखना, गैलापागोस जो है इस द्वीप पर स्थित है और इक्वाडोर के पश्चिमी, इक्वाडोर जो है इसके पश्चिम के अंदर ये स्थित है। देखिए, हम लोग आज टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि 50 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन को देखते ही आपके सामने आंसर जो है वो आ जाना चाहिए।
हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है। इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो वो था चिपको आंदोलन से। तो इनका निधन जो है वो लगभग 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उत्तराखंड के अंदर पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने ये आंदोलन किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले किस पहले कोच का हाल ही में निधन हुआ है? तो आप लोग याद रखना, ओपी भारद्वाज जो है इनका निधन हुआ है, और ये बॉक्सिंग के कोच थे। यहां तक कि इन्होंने राहुल गांधी को भी क्या किया था? ट्रेन किया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर 15 जून 2022 को रिटायर होने वाला है। यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित किया गया था, और इसकी जगह अब जो आने वाला है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, याद रखना माइक्रोसॉफ्ट एज। और इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर को 1995 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत का पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट किट कौन सा है जिसको आईसीएमआर ने मंजूरी दी है? तो आप लोग याद रखना कोविशील्ड जो है ये भारत का पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट, मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT भी इसको कहा जाता है। कोविड-19 के दौरान नस्ली भेदभाव बनने के कारण किस देश के द्वारा कानून पारित किया गया? तो यूएसए के द्वारा जो है वो कानून पारित किया गया, क्योंकि इस समय एशिया के जो लोग थे उनके साथ रंग के आधार पर भेदभाव होने लग गया था। किस देश के द्वारा प्रशांत महासागर में 800 मीटर ड्रिल किया गया? तो वो है जापान के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि 2011 के अंदर जापान में सुनामी आई थी। उसके बाद में जापान इस चीज में लगा हुआ है कि आगे से यदि कोई ऐसी आपदा आती है तो उसके लिए अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना जरूरी है, इसलिए इसने 800 मीटर का ड्रिल किया है। देखिए ये आज तक का सबसे गहरा ड्रिल है। इससे पहले केवल 4.3 मीटर का ड्रिल जो है वो मैरियाना ट्रेंच के अंदर किया गया था। महिला क्रू द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस को किन दो शहरों के बीच में चलाया गया है? तो जलाए की जगह कर देना आप लोग, चलाया गया है। तो आप लोग याद रखना जमशेदपुर टू बेंगलुरु जो है वो चलाया गया है इसको। ठीक है, तो देवलाली से दानापुर जो है ये तो चली थी पहली किसान रेल। फर्स्ट जो किसान रेल चली थी वो देवलाली से दानापुर। संगोला से शालीमार चली थी 100 यानी कि 100वीं किसान रेल। ठीक है, पहली जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो चली थी वो मुंबई से विशाखापट्टनम चली थी, और ये जो है ये है 8वीं। ठीक है, तो देवलाली कहाँ है? ये है महाराष्ट्र के अंदर, और दानापुर है कहाँ पर? बिहार के अंदर। संगोला है कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। शालीमार है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं की मदद करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो आप लोग याद रखना वन स्टॉप सेंटर जो है ये चलाया गया था, और 9 अन्य देशों के अंदर भी इसको चलाया गया था। कुल 701 जो वन स्टॉप सेंटर हैं वो खोले गए ताकि महिलाओं पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो इस पर आकर रजिस्टर करा सके। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो नरेंद्र बत्रा जो हैं वो वापस से बने हैं। ठीक है, दोबारा जो हैं वो ये बन चुके हैं। बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन है? तो आप लोग याद रखना पलक कोहली एंड पारुल परमार जो हैं ये पहली जोड़ी बनी है। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। क्या खेल खेलती हैं? ये है बैडमिंटन। ठीक है, तो याद रखना जो खेल है वो भी याद रखना आप लोग। युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ के द्वारा कौन सा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया? तो आप लोग याद रखना यंग वॉरियर। जितने भी युवा हैं, यूथ है, इनको बोला जाएगा कि आप जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक की स्थिति में आगे आइए और मदद कीजिए। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है लग्जमबर्ग। तो ये है फर्स्ट पोजीशन पर, ये है सेकंड पोजीशन पर, और ये है थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूरदर्शन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा चैनल शुरू किया गया है? तो वो है डीडी इंटरनेशनल। ठीक है, लिख रहे हो ना आप लोग? 50 टॉप 50 हम लोग करने वाले हैं। जितना आपका स्कोर रहता है वो मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि सर हमारा जो है वो इतना स्कोर रहा है। किस देश के द्वारा फिलिस्तीन को 1700 करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की गई है? तो यूएसए जो है वो फिलिस्तीन को देगा 1700 करोड़ रुपए। यूएसए नहीं, यूनाइटेड नेशन जो है इसने भी अनाउंस किया था कि जो भी प्रयास है, जो भी पैसा है लगेगा फिलिस्तीन को वापस से डेवलप करने में, तो वो यूएन की तरफ से दिया जाएगा। 57th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। इससे पहले 2019 के अंदर जो स्थान था वो था सेकंड रैंक इसके अंदर थी। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने अपने निशुल्क कौन सी ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? तो आप लोग याद रखना ई कोर्ट सर्विसेज। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो दोनों काम करती है। 14th लैंग्वेजेस के अंदर ये काम करती है। जो भी पेंडिंग मामले हैं उनको सुलझाया जाता है। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत
कि किस नेशनल पार्क में चीता लाए जाएंगे, तो आप लोग याद रखना मध्य प्रदेश का है कूनो नेशनल पार्क, वहां पर लाए जाएंगे। चलिए, संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार की है, तो आप लोग याद रखना हिमाचल प्रदेश की है। तो कोविड-19 के अंदर जो भी इक्विपमेंट हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, तो वो सब सप्लाई किए जाएंगे ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन से पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, तो आप लोग याद रखना श्री कुमार बनर्जी जो हैं, अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। आईएनएस त्रिकंद किस देश से कोविड-19 सामग्री लाकर मुंबई पहुंचा है, तो आप लोग याद रखना आईएनएस त्रिकंद जो है वो कतर से कोविड-19 की सामग्री लाकर मुंबई पर पहुंचा है। 2021 में एशिया कप को स्थगित करके किस वर्ष आयोजित कराने के निर्णय लिया गया है, तो वो है 2023 के अंदर आयोजित होगा। तो 2021 से सीधा पहुंच जाना है आपको, कहां पर, 2023 के अंदर। फिर है नीरागोंगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जो 19 साल के बाद सक्रिय हुआ है, तो यहां पर इंडियन आर्मी जो है इसने बहुत ही बेहतरीन काम किया था, तो ये स्थित है कोंगो के अंदर। हाल ही में किस संस्था के द्वारा जिला सहकारी बैंकों का विलय राज्य सहकारी बैंकों में करने का निर्णय लिया गया है, तो आरबीआई ने यह डिसीजन लिया है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल जो भी इंटरप्शन है वो बढ़ता हुआ जा रहा था, इसलिए जो 3 टियर मैकेनिज्म था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है 2 टियर मैकेनिज्म में। इसके तहत सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक और स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक दोनों को आपस में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग याद रखना कुल 3 कैटेगरीज के अंदर यह अवार्ड दिया गया था, उसमें से एक कैटेगरी के तहत सीएन राव जो है इनको अवार्ड दिया गया है, और 2014 में सचिन तेंदुलकर के साथ में इनको क्या मिल चुका है, भारत रत्न भी दिया जा चुका है। सीएन राव हाइड्रोजन एनर्जी पर क्या करते हैं, ये अपना शोध करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, और कार्बन नैनो ट्यूब का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस पर भी ये रिसर्च करते हैं। तो सीएन राव का नाम आप लोग याद रखना। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है 105 जो है ये रैंक है। भारतीय अभिनेता संजय दत्त को किस देश के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है, तो वो है, अच्छा, संजय दत्त जो है इनको दिया गया है, और कौन सा वो कंट्री है, वो है यूएई के द्वारा ये जो है गोल्डन वीजा दिया गया है। इसमें 5 साल या 10 साल जो है इसके तहत इनको नागरिकता दी जाती है, ताकि बार बार जो है इनको वीजा नहीं लेना पड़े, ताकि इनके बिजनेसेस जो हैं इनको प्रमोट किया जा सके। हाल ही में निर्वाचित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पेम्पा शेरिंग ने शपथ ली है। यह शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है, तो सीजीआई ऑफ तिब्बत जो है इनके द्वारा ये शपथ दिलाई गई है। ठीक है, तो इनके भी सीजीआई हैं, ठीक है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो ये रन करते हैं। सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो वो है बशर अल असद ने यहाँ की शपथ ली है। ठीक है, तो टॉप 50 हम लोग कर रहे हैं, जो भी स्कोर रहे वो मुझे आप लोग को बताना है। इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला जो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है वह कौन है, तो आप लोग याद रखना है अश्रिता वी ओलेटे जो हैं ये बनी है पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। भारत की पहली मैगजीन कौन सी है जो समाज पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव बताएगी, तो वो कौन सी है, वो है शास्त्र। किसने बनाया है, आईआईटी मद्रास जो है इनके द्वारा इसको इसमें ये जो है इसको बनाया गया है। 68 पेजेस कुल हैं, तो ये डिजिटल और प्रिंट फॉर्म के अंदर दोनों में अवेलेबल रहेगी। नॉर्ड लिंक प्रोजेक्ट किन 2 देशों के बीच निर्मित किया गया है, तो आप लोग याद रखना ये जो है वो नॉर्वे और जर्मनी के बीच है। तो नॉर्वे और जर्मनी के बीच जो है इस नॉर्ड लिंक परियोजना को निर्मित किया गया है, ताकि जर्मनी की जो एक्स्ट्रा सरप्लस जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर कहाँ किया जा सके, नॉर्वे के अंदर किया जा सके। किन 2 संस्थाओं के प्रमुखों का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, तो वो है रो एंड आईबी। तो 2 संस्थाएं हैं, इनके प्रमुख जो हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, रिसर्च एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन ये कौन कौन से बने हैं, रो के जो हैं वो तो हैं सामंत कुमार गोयल। ठीक है, तो ये तो हैं सामंत कुमार गोयल, और इसके साथ में आईबी के जो हैं वो हैं अरविंद कुमार। ठीक है, तो दोनों के नाम आप लोग याद रखना, 1 वर्ष का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जैसे आप लोग याद रखना कि के विजय राघवन जो कि भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल वाला विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है लग्जमबर्ग का, इसमें फर्स्ट रैंक है। सिंगापुर जो है वो सेकंड रैंक है, और आयरलैंड जो है वो इसके अंदर 3rd रैंक पर है। 26 मई 2021 को खगोलीय पिंडों की कौन सी घटना होने जा रही है, मतलब अब तो हो चुकी है, ये कौन सी है, सुपर मून है। इसमें मून जो है वो काफी नजदीक नजर आता है, 14% जो है वो ज्यादा
बड़ा नजर आता है। भारत और किस देश के बीच कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर सहयोग किया गया है और उसके तहत विलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, तो वो कौन सा है? इजराइल है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना को किस राज्य की आरोग्यश्री योजना के साथ जोड़ा गया? तो आप लोग याद रखना, तेलंगाना के साथ जोड़ा गया है। और तेलंगाना का जो निर्माण किया गया था वो 2 जून 2014 को किया गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के लिए कौन सा मोबाइल प्लेटफॉर्म बना रहा है? तो वो आप लोग याद रखना, यूनाइट अवेयर जो है, यूनाइट अवेयर, या आप लोग इसमें यूनाइटेड अवेयर भी कहीं देखने को आपको मिल ही जाएगा। किस देश की सेना ने कैबिनेट में फेरबदल के बाद देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है? तो वो है कौन सा? वो है माली देश। क्योंकि सेना जो है, इनको यहाँ का कैबिनेट का सिस्टम समझ में नहीं आया था, इनको ठीक में नहीं बैठ रहा था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को अपने पद से हटा दिया। तो चलिए, आज के टॉप 50 जो हैं वो हमने क्वेश्चन किए हैं। पूरे वीक के अंदर जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आपका जो स्कोर रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन को देखते ही यदि आपको आंसर याद आया तो फिर आपको उस आंसर को करेक्ट मानना है। तो 50 में से कितने सही हुए हैं वो मुझे बताना। और इसके बाद में आपको ये सेशन कैसा लगा, कि यदि आप लोग कहोगे तो ही फिर इस सेशन को वापस लिया जाएगा। मतलब अगले संडे को हम लोग रिवाइज सेशन रखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग वापस डेली करंट अफेयर का वो उसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो आप लोग मुझे इसके बारे में जरूर रेस्पॉन्ड देना कि हम लोग इसको जो रिवाइज कर रहे हैं, वीकली रिवाइज, ये कैसा रहेगा। और आपका स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। 8 बजे आप लोग सब जो है वो लाइव रहा करो। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग मंडे को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।